नमस्कार दोस्तों, नैन आईएएस के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो आधुनिक भारत की सीरीज चालू की थी उसी में हम आज पढ़ेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध, जिसमें आज का टॉपिक होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे प्लासी का युद्ध क्या हुआ, क्या कारण क्या रहा, क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लासी का युद्ध क्या है, उसका परिणाम क्या हुआ और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश करने में इसका क्या मुख्य योगदान रहा, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। याद रखिएगा, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसके दरबार में उसके विरोधी थे जो उसको नवाब बनना नहीं चाहते थे। मतलब कह सकते हैं कि दरबार में एक षड्यंत्र का वातावरण बना हुआ था और एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी, उस परिस्थिति में यह बंगाल का नवाब बना। अगर हम बात करें तो इसके विरोधियों में था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका सेनापति मीर जाफर। ये सभी लोग उसके विरोधी थे जो चाहते थे कि नवाब न बने। और यही वो दौर है दोस्तों जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। मतलब इन विरोधियों को दूर करने के लिए कोशिश करता है। मीर जाफर के जगह मीर मदान को अपना सेनापति बनाता है। मौसी घसीटी बेगम को भी गिरफ्तार करता है और इस तरीके से इन विरोधी वातावरण में एक तरीके से वो क्या बनता है कि बंगाल का नवाब बनता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जो मेरा मेन मुद्दा है कि हमने एक चीज़ बता दिया कि दरबार की परिस्थिति खराब है। अब अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा मुद्दा देखें तो दोस्तों सबसे बड़ा समस्या ये था कि दरबार में इन परिस्थिति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच संबंध खराब क्यों होते हैं। क्या वो परिस्थिति बनती है कि सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री पे अटैक करना पड़ता है और उसी का परिणाम आगे चल के प्लासी के युद्ध के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच के संबंध खराब होने का सबसे बड़ा कारण रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की सत्ता की अवहेलना करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की सत्ता की अवहेलना करती है, अर्थात नवाब के विरोधियों को प्रश्रय देती है। नवाब के विरोधियों को प्रश्रय देती है। दूसरा याद रखिएगा, उचित उपहार न देना। उचित उपहार का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि जब भी उस समय नवाब बनते थे तो कंपनियां क्या करती थी, उनको सम्मान देती थी, गिफ्ट देती थी। ये परंपरा आज भी कहीं न कहीं कायम है। तो जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको कोई उपहार या कोई भी सम्मान इस प्रकार का नहीं दिया। इससे भी नवाब नाराज़ था। इसके अलावा कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, उसको फैक्ट्री की देखने की अनुमति न मिलना, उसकी जांच करने की अनुमति न मिलना, इससे भी नवाब नाराज़ था। इसके बाद हम कहते हैं कि फोर्ट विलियम की किलेबंदी को लेकर भी ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रही थी और नवाब उसको मना करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी समय फ्रेंच कंपनी भी किलेबंदी कर रही होती है अपनी फैक्ट्री की, लेकिन फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी उसको नहीं मानती। ऐसी परिस्थिति में अब जब ये इसी के साथ साथ एक पॉइंट और कहा जाता है कि फारुखसियर ने, जो मुगल बादशाह 1713 से 1719 तक 1713 से 1719 तक जो फारुखसियर मुगल बादशाह रहा, तो कहा जाता है कि दस्तक जो करमुक्त व्यापार पत्र दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार करने का, वह दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही थी, यह भी एक मुद्दा था। इन सभी कारणों के कारण 15 जून 1756 को ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री पे फोर्ट विलियम पे सिराजुद्दौला आक्रमण कर देता है। जब दोस्तों सिराजुद्दौला 15 जून 1756 को आक्रमण करता है तो उस दौरान 5 दिन तक जो कंपनी के अधिकारी होते हैं वो इस आक्रमण के विरोध में का सामना करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 20 जून 1756 को अधिकारी आत्मसमर्पण कर देते हैं नवाब के सामने। और कहा जाता है कि 20-21 जो अधिकारी आत्मसमर्पण किए थे उसमें हालवेल भी था। कहा जाता है कि जिस रूम में उनको रखा गया वो घुटन भरा था और बहुत से अंग्रेज मारे गए। तो 20-21 जून की घटना को काल कोठरी की घटना कही जाती है। 20-21 जून 1756 की घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है और इसका वर्णन करने वाला था हालवेल। मतलब कहा जाता है कि बहुत से अंग्रेज घुटन से मारे गए
और इस आगे जब अंग्रेज़ों ने एग्रेसिव कार्य किया तो प्रतिक्रिया के रूप में इस घटना को माना कि मतलब उन्होंने माना कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो काल कोठरी की घटना को आगे अंग्रेज़ों ने बहुत ही महिमा मंडन के तरीके से बात की। लेकिन अगर हम बात करें तो यहीं पे एक किताब लिखी गई, अगर हम देखें तो एक किताब लिखी गई है इसी दौरान में, सियारुल मुतखैरीन, गुलाम हुसैन की सियारुल मुतखैरीन। इस किताब में इसी काल की घटना है। इस किताब में इस घटना का कोई वर्णन नहीं दिया जाता। दोस्तों, जब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है तो इसी को, ये खबर बंगाल से आती है दक्षिण, और दक्षिण से क्लाइव को भेजा जाता है कि आप जाइए यहाँ के मामले को देखिए। जब क्लाइव पहुँचता है तो हमने शुरू में ही कहा कि दरबार का वातावरण सही नहीं था। आपको मैंने बताया कि दरबार में नवाब के विरोधी प्रसरे थे, और क्लाइव को जब जैसे ही जाता है, क्लाइव को दरबार का विरोधी वातावरण समझ में आता है और वह सबकी महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करता है। जैसे मीर जाफ़र को कहता है हम आपको नवाब बना देंगे। इनका फाइनेंसर है जगत सेठ, वो भी इनसे नाराज़ है, वो भी क्लाइव उसको भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करता है। ऐसे में नवाब को ये समझ में आ जाता है कि हमारे खिलाफ एक पूरा का पूरा जो हमारे खिलाफ लोग हैं वो कंपनी से मिलने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में नवाब धीरे धीरे अपनी कमजोरी समझ के बैकफुट पे आता है, और जब बैकफुट पे आता है तो एक संधि होती है जिसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। फरवरी 1757 में एक संधि होती है जिसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। दोस्तों, अलीनगर की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को पुराने अधिकार लौटा देता है, जैसे किलेबंदी करने का अधिकार मिल जाता है, टकसाल जारी करने का वो अधिकार मिल जाता है। मतलब इस तरीके से जो नियंत्रण था, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियों पे नियंत्रण था वो भी दे दिया जाता है, अलीनगर की संधि में दे देता है। फिर भी अब क्लाइव को ये समझ में आ गया था कि अब हम मामला हमारे लायक है, कोर्ट में एक तरीके से षड्यंत्र का वातावरण बना हुआ है, और इसके बावजूद भी क्लाइव एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है। ऐसे में जाके 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, और इस युद्ध में कहा जाता है कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, कहा जाता है कि यह युद्ध 1 घंटा भी नहीं चला, क्योंकि सेना तो पहले ही बिक चुकी थी, मीर जाफर पहले ही बिक चुका था। इसके लिए कहा जाता है 2 लोगों ने इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ा, मीर मदन और मोहनलाल 2 लोगों ने इस युद्ध में वीरतापूर्वक लड़े। और इस युद्ध में 1 घंटे बाद ही सिराजुद्दौला को युद्ध छोड़ना पड़ा, बाद में मर भी गया, और प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। कहा जाता है कि के.एम. पनिक्कर एक हिस्टोरियन है, वो कहते हैं कि प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि षड्यंत्र था। मतलब युद्ध तब होता है जब दोनों पक्ष लड़े। यहाँ एक पक्ष की पूरी सेना ही बिक चुकी थी, मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ हो चुका था जो आर्मी ऑफिसर था, जगत सेठ जो इनका फाइनेंसर था वो भी इनके साथ हो चुका था। ऐसे में सिराजुद्दौला के पास बहुत ज़्यादा कोई विकल्प नहीं था, और ये प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें पूरा एक बार सीक्वेंस में देखें तो प्लासी के युद्ध के कारण में हमें 3-4 चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहला, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। जब नवाब बना तो उसके कई विरोधी थे। विरोधियों में कौन था तो आपको मैं बताया, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, इसकी रिलेटिव थी मौसी थी घसीटी बेगम थी, इसका सेनापति मीर जाफर था, इसका फाइनेंसर जगत सेठ, ये सभी लोग क्या थे, विरोधी थे। अब ऐसे में नवाब जब बना तो इसी दौरान सेकेंड कर्नाटक युद्ध में स्थिति अच्छी हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में संबंध खराब हुआ। क्यों खराब हुआ तो हमने बताया कि एक तो कह सकते हैं कि नवाब के विरोधियों को प्रश्रय दे रहे थे, नवाब को उपहार नहीं दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किलेबंदी का बिना अनुमति के किलेबंदी कर रही थी, कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण करने नहीं दिया गया। ऐसे में इन सभी कारणों से दस्तक का दुरुपयोग भी था जो फारूकसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इन सभी कारणों ने क्या किया कि इन दोनों के बीच संबंध खराब हुआ, और इसी का परिणाम हुआ कि 15 जून 1756 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फोर्ट विलियम का कार्यालय था उस पर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है, और 5 दिन बाद 20 जून को फोर्ट विलियम के अधिकारी सिराजुद्दौला के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं।
और दोस्तों आत्मसमर्पण करते हैं। कहा जाता है कि जितने अधिकारी थे एक ऐसे कमरे में रखा गया जो घुटन भरा हुआ था और बहुत से अंग्रेज मारे गए। इसमें मुखिया हालवेल को माना जाता है। इस घटना को कहा जाता है काल कोठरी की घटना। जैसे ही ये खबर साउथ में पहुंची तो साउथ की स्थिति ये थी कि सेकेंड कर्नाटक युद्ध जो 54 में तक हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ में एक अच्छी पोजीशन पे थी, वहाँ से क्लाइव को भेजा जाता है। जैसे ही वो दरबार में आता है बंगाल में देखता है कि परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं, नवाब के विरोधी उससे मिलने के लिए तैयार हैं और सबकी महत्वाकांक्षा को क्लाइव जगाता है, चाहे मीर जाफ़र हों, चाहे जगत सेठ हों। और ऐसे में सिराजुद्दौला को भी ये बात समझ में आती है कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारे बस में नहीं है। सिराजुद्दौला बैकफुट में भी आते हैं। अलीनगर की संधि भी होती है। ये अलीनगर की संधि यूपीएससी में पूछा भी गया है फरवरी 1757 में। लेकिन फिर भी क्लाइव की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है और ऐसे का परिणाम होता है आपका प्लासी का युद्ध। क्लियर। और प्लासी के युद्ध में यह युद्ध चला ही नहीं, 1 घंटा हुआ और इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक प्रकार का षड्यंत्र था। अब आता है दूसरा कि प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा। दूसरा टॉपिक रहा हमारा प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या रहा। के युद्ध का परिणाम अगर हम बात करें तो सबसे पहला परिणाम ये रहा कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी, नृप निर्माता की भूमिका निभाने लगी या किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। पहला पॉइंट। दूसरा हम देखते हैं मतलब कंपनी एक तरीके से पॉलिटिकल कंपनी हो गई, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। दूसरा, क्लाइव को 24 परगने की जागीर मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी धन मिला और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली धीरे धीरे बंगाल में इस्टेब्लिश होने लगी और एक तरीके से उसकी भूमिका बढ़ने लगी और जिसका चरम परिणति होता है बक्सर के युद्ध में। और अगले वीडियो में हम बताएंगे बक्सर का युद्ध का क्या परिणाम हुआ, क्या मुद्दा रहा, इसकी हम चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।